बोल बिहारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बोल बिहारी। आपका स्वागत है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री हुकुम नारायण यादव जी हैं और उनसे सर से हम बात करेंगे। सर, आप पहले हमारे चैनल के माध्यम से बिहार के दर्शकों को और देश के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहिए? सभी श्रोताओं का धन्यवाद, अभिनंदन, नए वर्ष की शुभकामना। नए वर्ष में नए विचार, नए उमंग, नई दृष्टि, नया सोच और नया बिहार कैसे बने, सब मिल करके इस पर चिंतन करें, आत्ममंथन करें, पुरानी बातों को भूलें और नए बिहार के निर्माण के लिए नई दृष्टि के साथ सब मिल करके सोचें। सर, आपने कहा कि नया बिहार बनाने का अभी जो मैंडेट जो है एनडीए सरकार को मिला है फिर से सर, और जो कि सर आपको उम्मीद था क्या कि एनडीए को इतना ज़बरदस्त बहुमत मिलने वाला है? एनडीए को इतना ज़बरदस्त बहुमत मिले न मिले वो आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य की बात यह है कि वहाँ बिहार के अंदर जो विपक्षी दल है वो दिशाहीन है, दृष्टिहीन है, संकल्पहीन है, कोई मुद्दाहीन है। तो जब कोई वहाँ विकल्प नहीं है, किसके पास में कोई भी बिहार बनाने का कोई नक्शा हो, कोई दृष्टि हो, कोई विचार हो, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और उसके साथ साथ बिहार के तकनीकी विकास हो, स्पेस में लोग जा रहे हैं, बिहार का आदमी भी चंद्रलोक तक जाए, सूर्यलोक तक जाए, तो इसके बारे में तो वहाँ किसी की दृष्टि नहीं है। तो सर, इसमें महागठबंधन में क्या विद्रोह एक बहुत बड़ा कारण रहा? हम महागठबंधन और किसी की राजनीति पर नहीं बोलेंगे, हम केवल इतना ही करेंगे कि बिहार के जितनी पत्रकार हैं, मैं सब पत्रकार को कहता हूँ, जितने विद्वान हैं, सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी हैं, उनमें कितने की बात मैं सुनता हूँ सेवानिवृत्त अधिकारी की, अब नौकरी में थे उस समय उनके साथ कुछ हुआ तो उस जलन की भावना से बोलते रहते, तो उससे क्या मिलेगा समाज को? समाज को डॉक्टर लोहिया कहते थे कि जलन से समाज नहीं बनता है। समाज बनाने के लिए समन्वय चाहिए, शांति चाहिए, व्यापक दृष्टि चाहिए और संपूर्ण राष्ट्र को ध्यान में रखना चाहिए। सर, अभी बीजेपी ने एक बड़ा धमाका एनडीए के तौर पे बिहार में जीत हासिल करके किया है। फिर दूसरा उन्होंने नितिन नवीन जैसे युवा नेता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। इसको सर कैसे देखते हैं? अच्छा, दिल्ली में जो जितना पेड़ है सो इतना पेड़ पुराना हुआ, गिरा और उस जगह नया नया पेड़ सब लगा, तो कोई गया वो पेड़ से पूछने भाई पुराना पेड़ हट गया, ये नया पेड़ काहे लगा? ये सनातन का मतलब है चिर पुरातन नित्य नूतन, यही है सनातन का चिर पुरातन। चिर पुरातन माने शाश्वत और नित्य नूतन, उसमें प्रति पर नवीनता आवे। तो जो प्राचीनता को छोड़े नहीं और नवीनता से भागे नहीं, वही है सनातन। तो नवीनता का मतलब है नई दृष्टि, नई दिशा, नया संकल्प, नई तकनीक, नई विद्या, जो विकास के जो नए नए मार्ग हैं उस पर चलने में घबराए मत। तो सर, ये बिहार बीजेपी के लिए क्या ये बहुत ही गौरवमयी क्षण है कि नितिन नवीन जैसे युवा नेता को एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी देना? तो नितिन नवीन अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं ना, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, तो इसमें बिहार की गौरव की क्या बात है? तो बिहार बीजेपी के वो तो राष्ट्र के बने हैं ना, तो जब राष्ट्र के बने हैं तो राष्ट्रीय दृष्टि से कहने का मतलब सर ये था कि इससे पहले बिहार से किसी इतने बड़े नेता को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का ओहदा नहीं दिया गया था और एक युवा नेता को दिया गया पद, इसको आप सर देखो, बहुत राज्य हैं जहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बने, तो भाजपा के लिए और सभी पूरा राष्ट्र एक है
अब भारतीय जनता पार्टी जो भी निर्णय लेती है तो पूरे राष्ट्र को देखती है, पूरे राष्ट्र, और उसके साथ साथ आने वाले भविष्य को देखती है, भविष्य को। तो जब मान लो रूपांतरण जो कहे नरेंद्र मोदी कि रूपांतरण होना चाहिए, अभी नीति आयोग की बैठक में उन्होंने कहा कि रिफॉर्म, भारत का जो रिफॉर्म का काम है वो सभी क्षेत्र में होना चाहिए। तब जब कभी भी होगा रिफॉर्म होगा, या जिसको रूपांतरण कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, तो जब रूपांतरण होगा तो यही है सनातन। रूपांतरण का मतलब हम और आप बैठे हैं, हम बैठे हैं, लेकिन बैठे बैठे हमारे अंदर बहुत रूपांतरण हो जाता है। कोई आदमी अगर बैठा ही रह जाए जीवन भर तो उसकी मृत्यु नहीं होगी क्या? तो सर तो उसके अंदर में आंतरिक परिवर्तन जो है वो निरंतर चलते रहता है, जिसको कहते हैं इनर कन्फ्लिक्ट, इनर कंट्राडिक्शंस, अंतर द्वंद्व है, अंतर विरोध है, अंतर संघर्षण है, वो निरंतर चलते रहेगा। तो समाज उसी से विकसित होता है। सर नितिन नवीन के माध्यम से क्या बीजेपी अपने सहयोगी जदयू के नीतीश कुमार जो मुखिया है और मुख्यमंत्री है, क्या उनको भी संदेश देना चाह रहे हैं क्या? देखिए, ये सब प्रश्न आप लोग संकीर्णता वाले पूछिए। नीतीश कुमार को क्यों संदेश देंगे? भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण देश को संदेश दे रही है। संपूर्ण राजनीतिक तंत्र जो है, सिस्टम है, पूरे देश भर में जितने दल हैं उन सभी दलों को भारतीय जनता पार्टी संदेश दे रही है, भारत को संदेश दे रही है। किसी व्यक्ति को क्यों संदेश देने के लिए? भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई व्यक्ति की बात नहीं है। इसीलिए जब भारतीय जनता पार्टी का निर्णय होता है तो संपूर्ण राष्ट्र के लिए होता है, संपूर्ण समाज के लिए होता है, समग्रता में होता है। तो सर इसका मतलब ये नीतीश कुमार अभी बिहार में मुख्यमंत्री रहेंगे? फिर उसी पर मत आइए घूम करके। आपको बिहार के लोगों को कोई बड़ी बीमारी है कि जब बैठेंगे तो उतने पर फोड़ेंगे कि नीतीश कुमार कैसे बने, नीतीश कुमार फिर बने रहेंगे, नीतीश कुमार को कौन छोड़ेंगे, नीतीश कुमार को कौन पकड़ेंगे। ये बीमारी क्यों है बिहार के पत्रकारों में? ये बीमारी से क्यों नहीं मुक्त होते हैं? इतना नहीं क्यों सोचते हैं कि बिहार के लोग जितने हैं, पत्रकार हों, बुद्धिजीवी हों, युवा हों, किसान हों, राजनीतिक दल के हों, प्रोफेसर हों, सबसे मैं बिहार से आगे सबसे पूछना चाहता हूँ एक बात कि 90 के बाद केवल एक बार 95 में राबड़ी देवी के नेतृत्व में चुनाव में आरजेडी को पूर्ण बहुमत मिला था, एक बार। तो 90 से लेकर के 95 को छोड़ दीजिए, तो 90 से लेकर 2025 तक के चुनाव में किसी एक दल को बहुमत नहीं मिला। तो क्यों नहीं मिला? यही बिहार के लोगों का, मतदाताओं का, चिंतकों का, बुद्धिजीवियों का, युवाओं का, किसानों का के लिए अगर मेरे हिसाब से कहिए तो सबकी यही, जिसको कहिए बौद्धिक दिवालियापन है, बौद्धिक दिवालियापन, क्योंकि वो उससे बाहर निकलते ही नहीं है, उसी में लगे हुए। दूसरा, जब बैठेंगे पूछेंगे लालू का क्या होगा, राबड़ी का क्या होगा, उनका मकान का क्या होगा, छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे। तो लालू के गाय भैंस की जब गिनती करेंगे तो बिहार को क्या बनाएंगे? नीतीश की गिनती करेंगे तो क्या बनाएंगे? सर बंगाल को सर बीजेपी के लिए कितना चुनौती मानते हैं? चुनौती तो है, राजनीति बिना चुनौती के कहाँ, जीवन ही चुनौती है। अब भारतीय जनता पार्टी 24 घंटा जितने विश्व के स्तर पर की चुनौती है, विश्व स्तरीय चुनौती, उस चुनौती को सुलझाने में और उसको क्या कहते हैं, समस्या निदान निकालने में भारतीय जनता पार्टी 24 घंटा सोचती रहती है। तो उसमें बंगाल भी है। कहाँ विश्व की बात है। तो सर ये बिहार का प्रभाव दिखेगा वहाँ पर? इस तरह से आप लोग जीते हैं, बीजेपी में इतनी बड़ी जीत हासिल की है, क्या बंगाल में भी इसी तरह की जीत होगी? लड़ने वाले तो जीत के लिए लड़ते हैं ना। अखाड़ा पर कोई पहलवान जाता है, कहता है जो हम हार जाएंगे। सर SIR को कितना बड़ा भूमिका मानते हैं बंगाल के लिए? अब बंगाल के नहीं, सारे भारतवर्ष के लिए भूमिका है। ये ऐसा राय कोई बंगाल का नहीं है,
लोग की ये संकीर्ण दृष्टि, संकीर्णता है। SIR चुनाव आयोग के द्वारा हो रहा है। चुनाव आयोग अखिल भारतीय संस्था है और उनके जो कुछ भी कराते हैं उनका प्रभाव सारे भारतवर्ष के हर प्रदेश पर उसका प्रभाव पड़ेगा। कहीं ना कहीं ज़्यादा होगा, कहीं 10% होगा, कहीं 20% होगा, कहीं मात्रा भेद होगा। सर, विरोधी जो जिस तरह से कह रहे हैं कि चुनाव आयोग के साथ मिलकर बीजेपी जो है कुछ न कुछ मुद्दा इस तरह का निकालती है और जनता को दिग्भ्रमित करती है, तो सो जो पढ़े लिखे लोग हैं, विद्वान लोग हैं, वो इस पर चिंतन करें ना। विरोधी कुछ बोले या भाजपा कुछ बोले, तो आखिर जो इस देश के जो लोग हैं, युवा हैं, पढ़े लिखे विद्वान हैं, विश्वविद्यालय के छात्र हैं, एक से एक बड़े लोग हैं, तो सोचे ना कि भाई वो जो आरोप लगा रहा है तो आरोप किस आधार पर लगा रहा है। पहले जो आरोप लगाता है कोई आदमी, तो कोर्ट में जा कर के वो ना आरोप सिद्ध करता है, तब न किसी को सजा होती है। घुसपैठी को सर, जो जिस तरह से घुसपैठियों पर राजनीति हो रही है और विरोधी दल जो भी हैं, आपको चाहे कांग्रेस हो, बंगाल में ममता दीदी हो, वो सारे जो है घुसपैठी को लेकर जिस तरह से आक्रामक है बीजेपी पे, तो इस पे बीजेपी जो है किस तरह से इस मुद्दे को देखती है? बीजेपी देखेगी क्या? बीजेपी तो साफ गृह मंत्री कहते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम एक भी घुसपैठियों को देश में नहीं रहने देंगे। तो देखेगी क्या? बीजेपी का संकल्प है, ये देश इस देश के नागरिकों का है। जिसका देश है उसके पहले इस देश की मिट्टी पर, पानी पर, हवा पर, जमीन पर, जंगल पर, इस देश के जो लोग हैं उनका पहला हक है। दूसरा हक, चाहे किसी भी जाति धर्म के, दूसरा जो भी दुनिया के अंदर बहुसंख्यक के द्वारा सताए अल्पसंख्यक हैं, बहुसंख्यक के द्वारा, जैसे पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, अब जितने मुस्लिम देश हैं, तो बीजेपी का है कि जो सताया हुआ लोग हैं धार्मिक कारणों से, और वो सताए हुए लोग जो वहाँ से निकाले जाएंगे, तो ऐसे हिंदू हो, सिख हो, चाहे जो भी हो, जिनका भारत में जिनका स्थान है, अस्तित्व किसका है? भारत के जो धार्मिक लोग हैं उसमें हिंदू धर्म भारत का है, बौद्ध धर्म भारत में जन्म लिया, जैन भारत में जन्म लिया, सिख धर्म भारत में जन्म लिया, ईसाई धर्म का जन्म भारत में नहीं न है, इस्लाम का जन्म भारत में नहीं न है। हम भारत के इसलिए नागरिक है कि जन्म से कि हमारा जन्म भारत में है, हमारे बाप का जन्म भारत में है, हमारे दादा का जन्म भारत में है, मेरी माँ का जन्म भारत में है, तो मेरे माँ बाप पूर्वज सभी भारत की मिट्टी पर से हम भारत के लोगों के हम वंशज हैं, और वो हमारे पूर्वज थे। ईसाई हमारे पूर्वज नहीं थे, इस्लाम वाले हमारे पूर्वज नहीं थे, वो बाहर से आए अपनी ताकत के कारण या अपने किसी कारण से ताकत के कारण देश पर क्या कहते हैं राज करने लगे, तो उन्होंने अपने धर्म को यहाँ लगा दिया, चालू कराया लोगों पर, चाहे स्वेच्छा से हो चाहे बलपूर्वक हो। इसीलिए इस बुनियादी बात को हिंदुस्तान के सभी लोगों को समझ लेना चाहिए, क्योंकि नागरिक बनने के लिए सबसे पहले नियम है कि नागरिक बनता है तो जो भारत में जन्म लेता है, जिसकी मातृभूमि भारत है, वो स्वतः नागरिक बनेगा। जो बाहर से आएगा उसको नागरिकता के लिए दरखास्त देना पड़ेगा, जांच पड़ताल होगी, सरकार उसको नागरिकता देती है। एक है सरकार देती है और एक है कि वो जन्म सिद्ध अधिकार है। तो जिसको सरकार नागरिकता देती है तो इसका मतलब उसको सरकार छीन भी सकती है। अब कोई किसी की नागरिकता को सरकार छीने तो कह के देते समय क्यों दिए? ऐसे जो लोग हैं, उन्मादी लोग हैं, उनके साथ इस देश में भारतीय जनता पार्टी न बहस में उलझती है और न भारतीय जनता पार्टी का समय है कि इस बकवास में रहे। हमारे लिए बहुत काम है,
हमारे लिए देश के विकास का काम है, अंतरिक्ष में काम है, दुनिया भर में भारत की नीति को ले जाना है। दुनिया भर के जो पिछड़े, गरीब, निर्धन, निर्बल देश है, कमजोर देश हैं, उनको भी उठा करके ऊपर तक लाना है, बराबरी का दर्जा देना है। आपने सर अभी भारत के जितने पड़ोसी देश है, चाहे नेपाल हो, चाहे पाकिस्तान हो, फिर चाहे बांग्लादेश हो, हर जगह जो अस्थिरता है, और ये जो अस्थिरता कहीं ना कहीं भारत को भी प्रभावित कर रही है। करेगा जी, ये तो होते रहता है। तो अगर बांग्लादेश में है तो बांग्लादेश के बगल में और देश नहीं है, खाली भारत है। सर जिस तरह अस्थिर सुनो पहले, बांग्लादेश के बगल में केवल भारत है क्या और भी देश है? और भी देश है, तो सब में उसका असर पड़ेगा। नेपाल जो है, नेपाल के बगल में केवल भारत ही है कि नेपाल के बगल में और भी देश है? और भी देश है। आदमी के बल कुछ लोग हैं जो जिनकी दृष्टि यही लगी है, वो भारत के बारे में चिंतित नहीं है। यह भ्रम है लोगों को। वो चिंतित इसलिए है कि नरेंद्र मोदी इतने दिन से प्रधानमंत्री कैसे है। और इस नरेंद्र मोदी के कहीं भी कुछ हो, बंगाल में हो, नेपाल में हो, कहीं कुछ हो, पाकिस्तान में हो, तो कोई ना कोई घटना, दुर्घटना हो, उसके लिए नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार कैसे बनाया जाए। तो इस दृष्टि वाले जो लोग हैं, जिनको नरेंद्र मोदी से व्यक्तिगत रूप से नरेंद्र मोदी से चिढ़ है, जैसे गांव के अंदर जो जमींदार सब होते थे, और उनके गांव में उस हमारे जिस समय हम बचपन में थे, गांव में जमींदारी जिस समय थी बिहार में, तो जब जमींदार लोग होते थे तो उनके घर के सामने से कोई गरीब का बेटा खराम और जूता या चप्पल पहन के नहीं जा सकता था। जाता तो उनके दरवाजे के नज़दीक जूता हाथ में ले लेता, खराम हाथ में ले लेता, तो तब जाता। उनके सामने दरवाजे पर, अपने दरवाजे पर बैठा है, चौकी पर और खाट पर, लेकिन जमींदार जब आता तो वो चौकी खाट पर से उठ जाता, क्योंकि उनके सामने नहीं बैठ सकता था। बहुत सुधार अब तो हुआ है। ये जो सामंती मानसिकता है, आज भी भारत में राजनीति में ऐसे सामंती मानसिकता वाले हैं जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में वो सामंतवादी हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई भी पद जो चुनाव के द्वारा होता है, उस पर किसी का अधिकार नहीं है। उस पर अधिकार उस देश के महल की रानी का भी जितना है, उतना ही घर में काम करने वाली नौकरानी का भी है, क्योंकि लोकतंत्र में वोट से होता है। कुछ लोग हैं इस देश में जो समझते हैं कि इस कुर्सी पर मेरा दादा बैठा, मेरा बाप बैठा, मेरी माँ बैठी, तो इसलिए कुर्सी मेरी है। और इस कुर्सी पर अगर कोई बैठ गया है तो वो जबरदस्ती बैठा हुआ है, उसको जबरदस्ती बैठा है। अब जबरदस्ती तो नहीं बैठा है, जो बैठा है सो वोट से बैठा है, वोट से बैठा है। अगर नरेंद्र मोदी वोट चोरी कर लिए तो कांग्रेस का ये 50-55 से 99 कैसे हो गया, और नरेंद्र मोदी का 308 से 240 कैसे हो गया? अगर आपने बहुत अच्छी बात आप कही। ये थे हमारे साथ मधुबनी बिहार से पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद बोल बिहारी यूट्यूब चैनल से बात करने के लिए। धन्यवाद।